मैं अपनी बात की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के एक संदेश से करना चाहता हूं, और वो संदेश आगरा की पवित्र धरती पे 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी कठिन परिस्थितियों में तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अत्याचार, अपमान को सहकर इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने उसके बाद जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, परेशान रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती। मैं अपने जब चारों ओर देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान नहीं दिखाई देता जो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे ले जा सके। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर 56 में कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? 56 में। और किनके बीच में कह रहे हैं? ये बात बाबा साहब अपने उन अनुयायियों को भी कह रहे हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे। ये सिर्फ समाज को नहीं कह रहे हैं, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों, अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं। वो उनको भी आईना दिखा रहे हैं कि आज मुझे मेरे चारों ओर कोई एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। यानी कि जो साथी उस समय काम कर रहे थे बाबा साहब के साथ, बाबा साहब उन पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इसको आगे बढ़ा देंगे। वो कहते हैं अगर कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जाए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाए तो मैं भी चैन से मर सकूंगा। वो इस देश के नौजवानों से आह्वान करते हैं कि उठो, जागो। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन जीना है तो समाज के लिए जियो। आज भीम आर्मी वही तो कर रही है। आज अगर पूरे देश में के अन्याय होता है तो पुलिस से पहले किसको आम आदमी याद करता है? बताओ। भीम आर्मी को। और जिसकी पुलिस से भी उम्मीदें खत्म हो जाए वो किससे उम्मीद करता है? जिसकी सरकार से भी उम्मीद खत्म हो जाए वो किसके संघर्ष से उम्मीद करता है? और ये मेरी ताकत नहीं है, ये एक मंच की ताकत नहीं है, ये ताकत है उस कोने में और वहां सामने बैठे हर एक कार्यकर्ता की, जो न दिन देखता है, न रात देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है, न धूप देखता है, न बारिश देखता है, ना भूख देखता है, ना प्यार देखता है। बस उसको एक आदेश या एक जानकारी मिली होती है कि मेरे समाज पे, इस बहुजन समाज पे अत्याचार हुआ है। फिर उसको रोकने वाली ताकत जो है वो फिर सरकार के पास नहीं है। इसी क्रम में यहां सीएचए के भाई बहन भी आए हुए हैं मेरी जानकारी में। जो लोग राजस्थान सीएचए के जो भाई बहन हैं वो मेरे सामने वो भी आए हुए हैं, और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, आपको हमारा साथ देना होगा। मैंने उनसे वादा किया था कि हमारा अधिवेशन खत्म हो जाने दो, इस राजस्थान सरकार की भी अकल ठीक करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। कमजोरों की, शोषितों की कोई सरकार नहीं होती। अगर उनको ताकतवर बनना है तो अलग जन से बहुजन बनना पड़ेगा।
जब आंदोलन की शुरुआत की थी तब मेरी सोच ये नहीं थी, तब मेरा लक्ष्य भी ये नहीं था। और मैं अपने अध्यक्ष जी से कह रहा हूं, अध्यक्ष जी यहां बैठे, ये सपना नहीं था अध्यक्ष जी कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक विशाल मंच पे हमारा स्वागत होगा या हमें सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन ये समय परिस्थिति और आपके साथियों का संघर्ष है। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर की धरती को भी, वहां के एक साथी को, पुराने, आज जो हमारे बीच नहीं है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूत किया। लेकिन साथियों, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि कहीं अन्याय हो जाता है तो हम लोग जाते हैं न्याय दिलाने के लिए। रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, जैसे रीट के बच्चे हैं, जैसे सीएचए के बच्चे हैं हमारे भाई बहन, जैसे और तमाम तरह के वो हैं। तो हमारी प्रक्रिया क्या होती है कि जब में न्याय होता है तो हम उनको न्याय दिलाने जाते हैं। तो एक सवाल जो हमारे साथियों ने मुझे दिया कि भाई ये जरूर बता देना कि हमने पार्टी क्यों बनाई, तो उसका जवाब ये है मेरे शब्दों में। आप सब लोग यहां उपस्थित है, 22-23 स्टेट की टीम के रिप्रेजेंटेटिव, प्रदेश अध्यक्ष या कोई साथी मौजूद है। तो आप ये बताओ कि जब भीम आर्मी ईमानदार से लड़ाई लड़ती है और जब भीम आर्मी के साथियों के साथ कोई मुसीबत आती है तो कोई पार्टी एक है ऐसी जो आपके लिए लड़ती हो? जितने लोग यहां बैठे हैं, आप बताओ, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा होता है, उनको जेल भेजा जाता है, उनको पीटा जाता है या उनको डिटेन किया जाता है या उनको अरेस्ट करके जो है उनके साथ उनको अपमानित किया जाता है, बताओ कोई एक दल है जो आपकी आवाज उठाता है क्या? बताओ। जब आवाज कोई नहीं उठाता, और भीम आर्मी के प्रशिक्षण केंद्र में, ये भीम आर्मी पता है क्या है? ये नेता बनाने की फैक्ट्री है हमारी, ये हमारी नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये हमारी लीडर बनाने की फैक्ट्री है। और जो नेता से तैयार होता है उसका कितना सम्मान होता है आपने देखा? उसका सम्मान इतना होता है कि जो लोग कभी किससे नहीं मिलते थे, वो भीम आर्मी में तैयार हुए नेता को, जिले स्तर के नेता को बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये सम्मान दिया है भीम आर्मी ने। क्या हम नहीं जानते कि भीम आर्मी के लोगों को, इस भीम आर्मी को कमजोर करने के लिए कितने षड्यंत्र हो रहे हैं? लेकिन भीम आर्मी तब तक कमजोर हो नहीं होगी, भीम आर्मी तब तक जो है टूटेगी नहीं जब तक इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद नहीं कर देता। जिस दिन इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद कर देगा, नेताओं की क्या हैसियत है? नेता से कार्यकर्ता नहीं होते, कार्यकर्ताओं से नेता होता है, समाज से नेता होता है। मैंने बहुत सोचा और मैंने इस मंच पे हमारे आदरणीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं, हमारे संत भी उपस्थित हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं चलता, जिनका राज होता है उनका धर्म आगे बढ़ता है। और ये मैंने सवाल पिछली बार भी छोड़ा था बहुत बड़े मंच पे कि दुनिया में भारत से क्या बुद्धिज्म आज यहां अल्पसंख्यक क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका एकमात्र कारण यह है कि यहां उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का राज नहीं। और तानाशाही कोई करे, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो, तानाशाहों का हल एक जैसा होता है, उनको छोड़ के भागना पड़ता है। कल श्रीलंका में था, जिस दिन भीम आर्मी के लोग अनुशासन में तैयार हो जाएंगे, ये भारत में भी होगा, आप देख लेना। जन आंदोलन भारत में इसलिए नहीं खड़ा होता मेरे साथियों, क्योंकि अभी हम जातियों में बटे हुए हैं। आज मैं दलितों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आज मैं अल्पजनों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, और मुझे अल्पजन बनाओ भी मत। मेरी एक ही पहचान है, मैं बहुजन। ये आंदोलन 15 बनाम 85 का है और इस देश में 85 राज करेंगे, इसकी तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी। और एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया। मुझे तो आज भी वो याद,
जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक एक दिन ये सोच के काटा जेल में, मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय दत्त सिंह जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करें। और वो दिन है और आज का दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहां खड़े हैं। कल आप भी मेरी जगह आ सकते हैं। भीम आर्मी में कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। जितने लोग बैठे आप बता दो, क्या कोई पैसे वाला आगे बढ़ा भीम आर्मी में? आज जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जिले, मंडल, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, वही लोग तो आगे बढ़े। अब हमने इसका संविधान बना दिया है। कल हम सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसके लिए एक पैमाना है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कल उस भीड़ में से बैठा व्यक्ति भी वही देश के आर्मी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सब एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घुसना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं हूं। और अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं, याद रखना। अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो इसको अंतिम दौर में लेके जाना है, अभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अभी तो शुरू हुआ। मैंने अपने ऊपर भी अनुशासन समिति, समन्वय समिति को रखा है कि अगर कल मैं भी कोई गलती करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सके, क्योंकि अक्सर जिनको हम ताकत देते हैं वही लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे डायरेक्शन और सारे दिशा निर्देश और मुझे भी चलाने की जो ताकत है, रणनीति बनाने की जो ताकत है, वो समन्वय समिति और अनुशासन समिति को दी कि कल कोई और डिक्टेटर ना पैदा हो जाए, वरना फिर कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने पिछली गलतियों से बहुत सीख ली और उस सीख के जरिए आज हमने सीखा है कि हमें कैडर को गांव तक लेके जाना पड़ेगा अगर इस देश में हमें राज व्यवस्था कायम करनी है। क्योंकि एकमात्र सिद्धांत ये है, हमारे साथियों ने भी मुझे जागरूक कराया, अवगत कराया कि दुनिया में 2 तरह की व्यवस्था जो है ना है। कितने तरह की व्यवस्था है? एक राज व्यवस्था और दूसरी समाज व्यवस्था। जिनका समाज व्यवस्था पे कब्जा होता है, अधिकार होता है, वर्चस्व होता है, उन्हीं का राज व्यवस्था पे अधिकार। तो हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और व्यवस्था मजबूत कौन करेगा? नेता नहीं। अच्छा सोचो, मेरी तरफ भी देखो कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर आप मुझसे कहो भाई मैं अभी आपके राजमिस्त्री के रूप में हूं, समझते हैं कौन होता है राजमिस्त्री? हाँ, वही। अगर आप ये समझो कि राजमिस्त्री सरिया, बजरी, सीमेंट, पानी, रेत अपने घर से लाए तो कैसे हो जाएगा भाई बताओ? क्या मकान बन सकता है? मकान तब बनेगा